Today we will learn about Ohm's law which is given by George Simon Ohm in 1828। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस कंडक्टर को हम एक जो है इलेक्ट्रिकल करंट वाले सोर्स से जोड़ देते हैं, मान लीजिए सेल से जोड़ देते हैं। ये सेल है, ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा और इवन इस कंडक्टर में भी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम जो बैटरी लगाए हैं वो कितनी है, ये 5 वोल्ट सप्लाई देती है। अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई है तो हम इसमें 5 वोल्ट देने पर करंट मेज़र करते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 वोल्ट पर करंट जो होता है वो 0.1 एम्पियर फ्लो होता है। इसको हम मेज़र कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं और मान लीजिए इसका वोल्टेज हम 10 वोल्ट कर दिए। जब 10 वोल्ट कर देते हैं तो इसमें जो करंट होता है 0.2 एम्पियर हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम 15 वोल्ट कर देते हैं, तो जब 15 वोल्ट का हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो जो करंट होता है वो 0.3 एम्पियर होता है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज होता है। मतलब ये जो है करंट, ये पोटेंशियल के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब कोई चीज़ डायरेक्टली इंक्रीज होती है, इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फिजिकल स्टेट कंडक्टर की कैसा होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब यही है कि इसका टेम्परेचर सेम रहे और इसमें कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, तोड़ फोड़ ना हो किसी इसके माने इसके फिगर में और इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, फिजिकल स्टेट इसकी सेम है। तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट सीधा है, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेंस अनचेंज्ड। तो ये इसकी कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन यही लगाना है कि उसकी जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर्स की वो अनचेंज्ड होना चाहिए। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा गया है। ये जो भी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, आई ये करंट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका आप प्रैक्टिकल लैब में कर सकते हैं। उसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं करंट भी इंक्रीज होता है। बस फिजिकल कंडीशन उसकी सेम होनी चाहिए। इन प्रैक्टिकल के दौरान जो है उसमें कोई टेम्परेचर चेंज ना हो और उस कंडक्टर में कोई स्ट्रेन ना हो। अब यहाँ पर यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम R से लिखते हैं, और R जो है ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर की रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस हम अगले वीडियो में समझेंगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस जो है क्या होती हैं, क्योंकि ये हर जगह फॉलो नहीं होता है तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नो स्ट्रेन इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। यही ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं। अब इसके कुछ अलग से पॉइंट समझते हैं। वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर। यदि हम लिमिटेशन में रहें, उसके फिजिकल कंडीशन को फॉलो करें, तो जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बाकी दूसरे कंडक्टर हैं जैसे सेमी कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ ग्राफ ऑफ V एंड I इज़ लीनियर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल और करंट के बीच का जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, ये जैसे मान के चलिए ये I है, करंट है, और यहाँ पर हम जब ये लेते हैं ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब यदि हम इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करें वैल्यू लेकर के, तो ये ग्राफ हमको कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है। तो यहाँ पर लीनियर मिलने का मतलब यही है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है।
अब यहाँ पर यदि इसका जो ये स्लोप है, इसको ग्राफ का स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप क्या होता है, ये बेस अपॉन जो होता है परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है v और परपेंडिकुलर क्या है i, तो जो v अपॉन i है वही इसका क्या कहलाया, स्लोप कहलाया। अब ये स्लोप किसके इक्वल है, तो यहाँ पर देखते हैं एक फार्मूला हम देखे थे अभी, v इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। यदि यहाँ पर हम v अपॉन आई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको समझ लेना है कि जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। इन्वर्स जो स्लोप होता है वो इसके रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। इन्वर्स स्लोप का मतलब यही है, फिर से यहाँ पर देख लीजिए, ये I है तो इसको परपेंडिकुलर, और ये V है तो बेस, और ये इसका स्लोप हो गया। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा निकालना, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करेंगे इसका, ये V करेंगे, और जो ये वैल्यू है ये रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्लोप का जो इन्वर्स होता है, या इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये किसके इक्वल होता है, रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ ओम्स लॉ के दो फॉर्म हैं। यहाँ पर यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। तो ये J जो है ये करंट डेंसिटी होती है, सिग्मा जो है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, और जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। यदि हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। और ये जो ओम्स लॉ होता है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि ये हर कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं होता, कंडीशनल लॉ है। जब हम कंडीशन लगाएंगे तभी ये फॉलो होता है। इसी तरह के आपके पूरे वीडियो को आपको देखना है तो प्ले स्टोर से LK फिजिक्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और कोर्स को सब्सक्राइब करके पूरा लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं। थैंक यू।